सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। शिक्षा जगत से जुड़े हुए छात्र छात्राओं जिन्होंने खास करके जो शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए, प्रशिक्षुओं के लिए तथा अभ्यर्थियों के लिए हमारा आज का यह टॉपिक बहुत ही कारगर साबित होने जा रहा है। और आप इस टॉपिक के साथ, इस वीडियो के साथ आखिरी तक जुड़े रहें, जिससे कि आपकी परीक्षा उपयोगी, या आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो आपके लिए यह कक्षा, यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, अर्थात कक्षा का कैसा वातावरण होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, जिससे कि लर्निंग एंड टीचिंग की जो प्रक्रिया है वह अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से चल सके। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, उस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी शिक्षा जगत से जुड़े हैं और एक अच्छे शिक्षक बनने के प्रयास में लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक 365 दिन हमेशा प्रयास रहते हैं ताकि हमारे परफॉर्मेंस में कहीं कमी ना आए, हम एक अच्छे शिक्षक बन करके रहें। तो ऐसी स्थिति में कुछ विशेष गुणों को हमें अपने प्रैक्टिस में रखना होगा, अपने हैबिट में रखना होगा, अपनी शिक्षण क्रिया के दौरान में रखना होगा, तो हम एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं और अपने साथ साथ समाज के लिए, व्यवसाय के लिए, परिवार के लिए, सबों के लिए उपयोगी होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का यह टॉपिक बनाया गया है कि हमें कैसे अपने कार्यों को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कि शिक्षक के घटक अर्थात कंपोनेंट्स ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग्स क्या क्या हैं, इस पर बात करते हैं। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, वह 3 घटक हैं इसके, और तीनों का आपसी संबंध जो होता है उसे ही हम शिक्षण की प्रक्रिया कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 मुख्य घटक होते हैं। वे 3 मुख्य घटक हैं छात्र, शिक्षक और पाठ्य वस्तु। छात्र, यहाँ जो आप देख रहे हैं, छात्र, पाठ्य वस्तु तथा शिक्षक, ये तीनों जो होते हैं किसी भी शिक्षण प्रक्रिया के 3 मुख्य घटक होते हैं। इसके बिना शिक्षण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। जैसे कि हमने सबने सुना है, जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, तो उसमें हमने सुना है कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो वक्ता होता है, सेकेंड पर्सन जो श्रोता होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, हमारे पास उपस्थित हो या ना हो। जब तक ये तीनों पर्सन पूरे न होंगे तब तक हमारा संप्रेषण कंप्लीट नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ है कि शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 मुख्य घटक होते हैं। छात्र जो हमारा माध्यम होता है, जो हमारा सुनने वाला होता है, वह शिक्षक जो हमें पढ़ा रहे होते हैं, और पाठ्य वस्तु जो हमें पढ़ना होता है। तो इस तरीके से हमारा जो विषय है आगे बढ़ता है। कहा गया कि शिक्षक किसे कहते हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को स्वतंत्र चर कहा गया। चर मतलब वेरिएबल होता है। शिक्षक हमेशा बदलते रहते हैं, विषय के अनुरूप, कक्षा के अनुरूप, अनुभव के अनुरूप, है ना। इस प्रकार से आवश्यकता के अनुरूप शिक्षक बदलते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को स्वतंत्र चर कहा जाता है। शिक्षण व्यवस्था, नियोजन तथा उसका परिचालन शिक्षण द्वारा किया जाता है। शिक्षण व्यवस्था अर्थात जो यह एक व्यवस्था की गई है छात्र, शिक्षक और पाठ्य वस्तुओं का, उसमें जो शिक्षण व्यवस्था होती है, शिक्षण व्यवस्था, नियोजन तथा उसका परिचालन शिक्षण के द्वारा किया जाता है। अब छात्र क्या है, छात्र किसे कहते हैं, छात्र कौन होता है इस शिक्षण का, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। छात्र शिक्षण प्रक्रिया में छात्र को आश्रित चर कहा गया है। छात्र अकेले कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह शिक्षक से जुड़ा होता है और पाठ्य वस्तु से जुड़ा होता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया में छात्र को आश्रित कहा जाता है, क्योंकि शिक्षण, नियोजन, व्यवस्था तथा प्रस्तुतिकरण के अनुरूप ही उसे कार्यशील रहना पड़ता है। अब शिक्षक किस प्रकार से अपने छात्रों को क्रियाशील करता है, उस शिक्षक के ऊपर निर्भर है। और इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया में छात्र आश्रित चर होता है, क्योंकि शिक्षण, नियोजन, व्यवस्था तथा प्रस्तुतिकरण के अनुरूप ही क्रियाशील रहना पड़ता है। और पाठ्य वस्तु क्या है, तो पाठ्य वस्तु शिक्षक तथा छात्र के माध्यम, अंतःक्रिया का माध्यम, शिक्षण विधि तथा शिक्षण सामग्री का स्वरूप
उनकी अनुक्रिया में हस्तक्षेप करती है। अर्थात शिक्षक और जो छात्र हैं उनके बीच की जो अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया कैसे होती है, तो उनका माध्यम शिक्षण विधि होता है और उसको चलाने के लिए शिक्षण सामग्री होती है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण सामग्री जिसको लेकर के हम अपनी प्रक्रिया अर्थात शिक्षण को आगे बढ़ाते हैं, उनकी अनुक्रिया में हस्तक्षेप करता है। वह कौन है? पाठ्यपुस्तक और शिक्षक। क्वालिटीज ऑफ टीचर्स, शिक्षक के क्या गुण होते हैं, जो हमारा आज का विषय वस्तु है उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षण का जो हमारा शिक्षक है उसका क्या हमारे इस शिक्षण प्रक्रिया में महत्व है। तो शिक्षा किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रीय स्थान देता हूँ। मैं से अभिप्राय यहाँ नेल्सन एल बॉसिंग साहब का है। उनका कहना है कि शिक्षा तभी उच्च कोटि की होगी, निम्न कोटि की होगी या अच्छे तरीके से दिया जा सकता है, उत्कृष्ट तरीके से दिया जा सकता है यदि वहाँ पर शिक्षक या अध्यापक सही नहीं है तो वह शिक्षण की प्रक्रिया अच्छी नहीं हो सकती है। जैसे शिक्षक होंगे वैसा शिक्षण होगा और जैसा शिक्षण होगा वैसी हमारी शिक्षा होगी। पूर्ण इसका केंद्र बिंदु अगर देखा जाए तो शिक्षक ही, अध्यापक ही शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। तो अच्छे शिक्षक के गुणों विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए शिक्षक में जो एक अच्छे शिक्षक को बाहर निकल करके आने का मौका देता है। व्यक्ति तो सभी समान होते हैं रंग रूप आकार में, लेकिन उनके अंदर जो गुण होते हैं, शिक्षक उचित गुण जो होते हैं, वह एक उन्हें आदर्श शिक्षक, एक बेहतरीन शिक्षक बनने का मौका देते हैं। वैसे कौन कौन से गुण हैं जिस पर कि हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वह आप देख रहे हैं कि नैतिक गुण, मानसिक गुण, व्यक्तिक गुण तथा शारीरिक गुण। यह हर एक व्यक्ति का अपना 4 गुण है शिक्षक बनने के लिए, जो उन्हें एक आदर्श शिक्षक बनने के लिए आगे बढ़ने का मौका देता है। नैतिक गुणों के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जो एक शिक्षक को होने चाहिए, उस पर हम आगे देखते हैं। तो अच्छे शिक्षक में निम्नलिखित नैतिक गुण होने चाहिए। वह क्या है कि न्याय, और पहला है क जिसे न्याय और निष्पक्षता कहते हैं। ख में है आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति। ग में है अच्छा स्वभाव एवं प्रसन्नता। और घ में है दया व सहानुभूति। और अंग में है वह है धैर्य व लगन। एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। पहला है न्याय और निष्पक्षता। तो हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षक होते हैं वह एक आदर्श पद है, और वहाँ पर जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो उनके सामने सभी छात्र छात्राएं बराबर होते हैं। यदि छात्र छात्रा को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ हमें न्याय और निष्पक्ष रहना पड़ता है। पढ़ाते समय हमें यह बात का ध्यान नहीं रखना होगा कि कक्षा में बैठा हमारा जो कोई हमारा रिलेटिव है और आप एक निष्पक्ष होकर के उनके प्रति न्याय करेंगे, अर्थात उन सभी बच्चों को बराबर का ज्ञान देंगे और किसी के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं रखेंगे जिसमें आपको मूल्यांकन करने की बारी आती है। तो इस बात को अगर हम ध्यान रखते हैं तो वह न्याय और निष्पक्षता कहलाएगी। दूसरा है आत्मविश्वास तथा इच्छा शक्ति। हम शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उस समय हमें अपने पढ़ाए जाने वाले विषय पर तथा अपने व्यवहार पर आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं और हमारे द्वारा जो पढ़ाने की विधि है या हमारे द्वारा जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है वह इतना अच्छा है कि उसको यदि कहीं से भी उसमें यदि कमी पाई जाती है तो हमें उसका जवाब देना होता है। और इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे पढ़ाना है, बच्चों का विकास करना है, तो जा कर के हम एक आदर्श शिक्षक बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक मिलते हैं, देखने को आता है कि उनके ऊपर में आत्मविश्वास के साथ साथ इच्छा शक्ति भी की कमी होती है। वैसे शिक्षक एक आदर्श शिक्षक नहीं हो सकते हैं। वे शिक्षक कक्षा में केवल समय पूरा करने के लिए जाते हैं, अपनी जिम्मेवारी को सही ढंग से पूरा नहीं करके एक फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं। गौ है अच्छा स्वभाव एवं प्रसन्नता। हम सभी जानते हैं कि यह जो शिक्षण का कार्य है सामान्य रूप से थोड़ा कठिन होता है, और वैसे स्थिति में यदि आप अच्छा स्वभाव नहीं रखते हैं, प्रसन्नता के साथ अपनी बातों को पाठ को नहीं रखते हैं, तो वह कक्षा बोझिल होने लगती है, बच्चों में निरस्ता आने लगती है और आपका विषय पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही के लिए कठिन होने लगता है। अतः हमें ऐसे परिस्थिति में प्रयास रहना चाहिए कि जब हम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो प्रसन्न मुद्रा में रहें तथा सभी छात्र छात्राओं के साथ स्वभाव सरल होना चाहिए। अगला है दया एवं सहानुभूति। दया एवं सहानुभूति से अभिप्राय यह है कि कक्षा में
सभी वर्ग के बच्चे आते हैं, सभी वर्ग से अभिप्राय हमारा समाज के वर्ग से आते हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक, सामाजिक, भाषाई या यूँ कहें कि बहुत सारी कमियां होती हैं उन बच्चों में, और उस कमियों को पूरा करने के लिए हम शिक्षक के पास हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। तो हमें उन बच्चों के प्रति जिनके प्रति कमी की भावना है, जो कि सामान्य या विशेष बच्चे जिसको कहते हैं, उन सबों के प्रति हमारा दया एवं सहानुभूति रहना चाहिए। ये नहीं कि विशेष आवश्यकता वाले या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति हम भेदभाव करने लगे और दया और सहानुभूति न करके हम उनके प्रति ईर्ष्या का भाव यदि रखते हैं तो हम एक अच्छे शिक्षक के रूप में नहीं बन सकते हैं। और लास्ट है धैर्य व लगन। धैर्य व लगन की आवश्यकता इसलिए होती है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों में कई प्रकार की कमियां होती हैं, उन्हें हमें धीरे धीरे करके उनकी कमियों को दूर करना पड़ता है, कभी समझा करके, कभी अनुशासन तरीके से, कभी उनको पनिशमेंट के द्वारा भी समझाना पड़ता है। और लगन इसलिए रखनी पड़ती है कि यदि हम लगनशील ना होंगे एक शिक्षक होने के नाते, तो हमारा पढ़ाई क्या होगा, अच्छा रिस्पांस नहीं देगा, रिजल्ट नहीं देगा, और हमारा पढ़ाई खुद में अपने आप में बोरिंग होने लगेगा। जब हम एक शिक्षक के तौर पर लगन नहीं रखेंगे तो छात्रों के अंदर उद्दीपन की क्रिया नहीं हो सकेगी, उनके अंदर में जो है कि अनुशीलन की क्रिया नहीं हो सकेगी और उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरा बिंदु है हमारा मानसिक गुण। अच्छे शिक्षकों में निम्नलिखित मानसिक गुणों का समावेशन होना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन कौन से अच्छे गुण हैं। तो पहला है समय का ज्ञान, दूसरा है मनोविज्ञान का ज्ञान, तीसरा है वातावरण का ज्ञान, चौथा है शिक्षण सिद्धांतों व विधियों का ज्ञान, पांचवा है बाल प्रकृति का ज्ञान, छठा है संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान, और सातवां है व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान। एक एक करके हम लोग इस पर भी चर्चा करते हैं। विषय का ज्ञान। अब बात आती है कि विषय का ज्ञान से अभिप्राय यह है कि जिस विषय वस्तु को हम कक्षा में बच्चों के सामने पढ़ाने जाते हैं, अपने टॉपिक को हमें निश्चित रूप से पढ़ाने से पहले कुछ समय दे करके अध्ययन कर लेना चाहिए। अध्ययन करने से हमारी विषय वस्तु अच्छी बनी रहती है, पकड़ अच्छी बनी रहती है, और छात्र छात्राओं के सामने हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका होता है या विषय वस्तु प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है बहुत ही आकर्षक होता है। इसलिए हमें पढ़ाने से पहले विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान लेकर के कक्षा में जाना चाहिए। दूसरा है मनोविज्ञान का ज्ञान। मनोविज्ञान से अभिप्राय यहाँ यह होता है कि कक्षा में जिसे हम पढ़ाने जा रहे हैं, हमारे कक्षा के छात्रों की वस्तु स्थिति को हमें समझना चाहिए कि हमारे कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी क्या डिमांड है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, उनका मनोभाव क्या है, और उसके अनुसार यदि हम पढ़ाते हैं, उनकी कमजोरियों तथा मजबूती को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं, तो वह शिक्षण क्या होता है, बड़ा ही प्रभावी होता है। इसलिए कहा गया है कि मनोविज्ञान का ज्ञान हमें होना चाहिए। और शिक्षा का जब हम बीएड कर रहे होते हैं, डीएलएड या शिक्षण प्रशिक्षण में होते हैं, तो उस समय मनोविज्ञान का भी एक पेपर पढ़ना पड़ता है। वातावरण का ज्ञान। वातावरण से अभिप्राय है कि जहाँ हमारा विद्यालय है, जहाँ हमारी कक्षा है, वह किस वातावरण में है। शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, हवा की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, रोशनी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, कक्षा में बैठने के लिए, पढ़ाने के लिए जो संसाधन है उनकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि छात्र और शिक्षक जब पढ़ा रहे होते हैं तो मानसिक शारीरिक रूप से स्थिरता और शांति बनी रहे, तभी जा कर के एक शिक्षक अच्छा ज्ञान दे सकता है और छात्र अच्छा ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। यदि इसमें कमी होगी तो वह शिक्षण पूरा नहीं हो सकेगा। अगला है शिक्षण सिद्धांतों व विधियों का ज्ञान। जब हम एक प्रशिक्षित शिक्षक होकर के कक्षा में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि हमें पढ़ाया जाता है। जब हम एक टीचर के रूप में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं बीएड, डीएलएड या अन्य किसी शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान, तो हमें बताया जाता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं, कैसे पढ़ानी है और क्या पढ़ानी है। और इन सभी के माध्यम का अगर हम प्रयोग करते हुए कक्षा में इन सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग करते हुए बच्चों के सामने पढ़ाने जाते हैं तो हमारी पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु तथा छात्र छात्राओं को समझ में आने की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही सरल हो जाती है। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में शिक्षण सिद्धांतों और विधियों का हम प्रयोग करें। अंगा है कि बाल प्रकृति का ज्ञान। बाल प्रकृति से जैसा स्पष्ट हो रहा है कि जो बच्चे हमारे कक्षा में बैठे हैं, एक कक्षा में कई प्रकृति के बच्चे होते हैं, उनकी प्रकृति को समझना और ऐसी पढ़ाई देना, ऐसी शिक्षण प्रक्रिया का प्रयोग करना जिससे कि सभी छात्र छात्रा जो वहाँ बैठे हैं
वह संतुष्ट हो सकें, ज्ञान को ले सकें। और यदि वैसा माहौल बना रहेगा तो हम एक अच्छे शिक्षक के रूप में वहाँ पर निकल कर सामने आएंगे और छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ा उपयोगी होगा हमारा क्लास। अन्यथा हमारा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा यदि हम बाल प्रकृति को समझे बिना उसे ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए पढ़ाने से पहले, जब हम कक्षा में प्रवेश करते हैं, कि कक्षा ऐसी हो जो हम बाल प्रकृति को समझ करके उसके अनुरूप कक्षा में ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। अर्थात जो आपका छठा पॉइंट है, संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान। संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान से हमें अभिप्राय यह होता है कि जहाँ वह विद्यालय अवस्थित है वहाँ के बच्चों को उनकी क्या संस्कृति है उसके प्रति भी और उनकी क्या सभ्यता है उनके प्रति भी उनको बताया जाए, जिसमें वह उत्साह लेकर के मन लगा करके मनोभाव से पढ़ते हैं, मनोयोग से पढ़ते हैं। और जब उनके वैसे पक्षों को बताया जाता है जो वह नहीं जानते रहते हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति को रुचिकर बना करके, तो वह और उसमें मन लगा करके सुनते हैं और पढ़ते हैं। इसलिए एक शिक्षक को संस्कृति और सभ्यता का ध्यान रखते हुए भी उनको ज्ञान देना चाहिए। और आखिरी है कि व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकता। निश्चित रूप से जो हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, इस बात का ध्यान रहे कि वह केवल किताबी ज्ञान न रह करके बच्चों को जो हम ज्ञान दें वह उसके जीवन में काम आए, जहाँ वह समाज में रहता है, जीविका के रूप में, आचरण के रूप में या सामाजिक आवश्यकता के रूप में यदि वह काम आने वाला ज्ञान है तो उसमें वह बच्चा रुचि लगा करके पढ़ता है और समाज से उस शिक्षक को भी सही रिस्पॉन्स मिलता है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम बच्चों को व्यक्ति और समाज की आवश्यकता पूरक ज्ञान को दें। तीसरा है व्यक्तिगत गुण। व्यक्तिगत गुण, हर एक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व को यदि बनाए रखना चाहते हैं तो यह निश्चित कुछ गुण हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको बोलने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। उसको हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम एक अच्छे शिक्षक के रूप में बच्चों के सामने, समाज के सामने तथा अपने विद्यालय के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। पहला है क, उत्साह तथा आशावादी होना। ख है पहलकदमी व साधन संपन्नता होना। तीसरा है अच्छी आदतें। चौथा है आपको नेतृत्व। अंग है विनोद प्रियता। और चौ में है कि कक्षा का व्यवहार तथा छः में है कक्षा नियंत्रण। ये सभी गुण होना चाहिए। ये व्यक्तिगत गुण होते हैं जिसके द्वारा हम एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद है शारीरिक गुण। शारीरिक गुण भी एक शिक्षक के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह कौन कौन से हैं? प्रायः सभी विद्वान इस बात पर एक मत है कि अच्छे शिक्षक के लिए निम्नलिखित गुण होने चाहिए। हम सबों ने पढ़ा भी है कि अच्छे मतलब स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो कहा गया है कि जब स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, अर्थात जब तक हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे हमारे छात्र छात्रा भी स्वस्थ नहीं रह सकेंगे, क्योंकि बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य का पाठ पढ़ाना, स्वास्थ्य के प्रति शिक्षा देना, यह हम एक शिक्षकों की जिम्मेवारी बनती है। जब तक हम खुद स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, नहीं रहेंगे, तब तक हम छात्र छात्राओं का ख्याल नहीं रखेंगे और पढ़ाई भी हमारी सुचारू नहीं हो सकेगी। तो इसलिए कहा गया है कि अच्छा स्वास्थ्य अर्थात शिक्षक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। फुर्ती व उत्साह होना चाहिए, अर्थात जब हम पढ़ा रहे हैं छात्र छात्राओं को तो हमारे पढ़ाई के दौरान उत्साह दिखना चाहिए, स्फूर्ति दिखनी, तरोताजगी दिखनी चाहिए। चाहे आप पहली पीरियड में जाएं, चाहे लास्ट पीरियड में जाएं, किसी भी पीरियड में जब हम पढ़ाने जाएं तो यह नहीं लगे कि हमारे अंदर थकावट है, ऐसा ना लगे कि हमारे उत्साह में कमी हो गई है, तो निरस्ता आने लगेगी हमारी कक्षा में। अतः इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एक कलाकार की तरह जब भी हम जाएं अपनी कक्षा में तो उस समय हमारे पढ़ाई में हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से उसमें उत्साह और स्फूर्ति रहेगी। जब हमारे शरीर में उत्साह और फूर्ति रहेगी तभी हम बच्चों के अंदर उत्साह और फूर्ति का प्रवाह कर सकेंगे। अतः इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा जो विषय वस्तु है या हमारी जो प्रयास हो वह उत्साह और स्फूर्ति से भरी होनी चाहिए। गौ है वेशभूषा। वेशभूषा भी बहुत मायने रखता है जब हम कक्षा में जाते हैं। यदि हम पुरुष या महिला कोई भी शिक्षक हो, हमारी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए जो मर्यादित होनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस विद्यालय के द्वारा जो चलाई जाने वाली ड्रेस कोड होती है उसको यदि हम फॉलो करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा वैसे ड्रेस पहने जाएं जो कि मर्यादा के तहत हो, पुरुष शिक्षक या महिला शिक्षक दोनों के लिए। जब हम इस तरीके का वेशभूषा रखेंगे तो छात्र छात्राओं के अंदर भी एक पॉजिटिव इसमें अप्रोच होगा और उससे क्या है कि
बच्चों के अंदर भी डिसिप्लिन अनुशासन पालन करने का भाव जो है कि जागृत होता है। घ में है कि स्वर तथा भाषा। स्वर से अभिप्राय यहाँ यह है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा जो स्वर है वह स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हम जिन शब्दों का प्रयोग करें वह समझ में साफ साफ आए, जो हम कह रहे हैं उसका अर्थ साफ साफ समझ में आए। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि एक तरह के जो शब्दकोश होते हैं उसके विभिन्न अर्थ भी बताए जाएं, जिससे बच्चों के अंदर शब्दकोश का भी ज्ञान बढ़ता है और विभिन्न शब्दों के प्रति उनकी जागरूकता जो बढ़ती है वह भी क्लियर होती है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भाषा कक्षा के अनुरूप होनी चाहिए, अर्थात वैसी भाषा जो छात्र छात्रा समझ सके, जो जिनसे वह अवगत हो, या ऐसी भाषा जिससे वह हमारी बातों को समझ सकें। तो वहाँ पर क्या है कि वह भाषा सरल होगी और बच्चों के अनुरूप होगी। जैसे यदि हिंदी में समझने वाले छात्र छात्रा हैं तो उन्हें हिंदी भाषा में समझाया जाए, अंग्रेजी भाषा में समझने वाले छात्र छात्रा हैं तो उन्हें अंग्रेजी भाषा में समझाई जाए। और यह भी ध्यान रखा जाए कि ऐसी भाषा का प्रयोग हम कक्षा में करें जिससे कि हमारी कक्षा में बैठने वाले अधिक से अधिक छात्र छात्रा हमारी बातों को, हमारी भाषा को समझ सके, तभी हमारा शिक्षण सफल हो सकेगा। ऐसी भाषा जो सभी छात्र न समझ सकें तो वैसी स्थिति में हमारा प्रयास भी व्यर्थ हो जाएगा। अतः कक्षा में हमें अपनी भाषा का भी ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, तभी उसी अनुरूप छात्र भी हमारे प्रति व्यवहार करते हैं। और आखिरी है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है एक किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे छात्र होते हैं वह कभी कभी अपने शिक्षकों से इतने प्रभावित होते हैं कि उनके सामने अपने माता पिता का भी बात बच्चे नहीं मानते हैं, अर्थात वह अपने शिक्षक को एक आदर्श शिक्षक मानता है और उसके अनुरूप अपने जीवन को उतारने का प्रयास करता है, अपने शिक्षक जैसा बनने का कोशिश करता है। तो वैसी स्थिति में हम शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है कि हमारी व्यक्तित्व ऐसी हो कि हमारा यदि हमारा नकल यदि कोई छात्र करता है तो वह एक आदर्श शिक्षक के जैसा बन सके, एक आदर्श छात्र के रूप में आए, जिससे कि हमारा अर्थात एक शिक्षक का भी नाम रोशन होता है और छात्र छात्रा के साथ साथ उस विद्यालय का भी नाम रोशन होता है। तो आगे इसका कंक्लूजन है कि अच्छे शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावोत्पादक होता है। अच्छा व्यक्तित्व वाला शिक्षक स्वस्थ, निरोग, विद्वान, चरित्रवान और कार्यकुशल तथा अच्छी आदतों, रुचियों और व्यवहार वाला होता है। तो इन सभी मुख्य बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अच्छे शिक्षक के अंदर का जो व्यवहार कैसा हो, व्यक्तित्व प्रभावोत्पादक होता है। अच्छा व्यक्तित्व वाला शिक्षक स्वस्थ, निरोग, विद्वान, चरित्रवान और कार्यकुशल तथा अच्छी आदतों, रुचियों व व्यवहारों वाला होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो दूसरा टॉपिक है आज के इस वीडियो का वह है कि इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ द क्लासरूम, अर्थात कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होना चाहिए। तो कक्षा कैसे हमारा हो जिससे कि पढ़ना और पढ़ाना, शिक्षण तथा अधिगम दोनों की क्रिया हमारे लिए सरल हो सके और बच्चों तथा शिक्षकों के लिए वहाँ पर आरामदायक हो, तभी जाकर के वहाँ पर बच्चे जो है कि शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कक्षा वातावरण का संगठन एक अध्यापक के व्यवहार के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, अर्थात जैसे जैसे अध्यापक आते जाते रहते हैं कक्षा में पीरियड के अनुसार या कक्षा के स्तर के अनुसार या अन्य आवश्यकता के अनुसार जैसे शिक्षक आते जाते रहते हैं अर्थात शिक्षक परिवर्तित होते रहते हैं, तो वो कहा गया है कि कक्षा वातावरण का संगठन एक अध्यापक के व्यवहार के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। एक कुशल अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री के प्रति सतर्क और एकाग्र रखता है और छात्रों को उत्पादक व सार्थक क्रियाकलापों में सम्मिलित किए रहता है। अर्थात बच्चों को जब हम कक्षा में जाएं तो हमेशा प्रयास होना चाहिए कि वह जो कक्षा है वह बच्चों को हमें पूरे पीरियड कहीं ना कहीं एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है। कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ मुख्य अंग हैं। पहला है कि सुलभता से उपलब्ध संसाधन। सुलभता से उपलब्ध संसाधन से मतलब क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि शिक्षण के समय शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री आदि की कमी के कारण अनुदेशन में व्यवधान
नहीं आना चाहिए। इन संसाधनों की उपलब्धता अधिगम वातावरण को सुगम बनाने में मदद करती है। तो वह कक्षा में वाले संसाधन कौन कौन से हैं? तो वह संसाधन है चॉक, डस्टर, मॉडल एवं अन्य साधन। ये सभी हमारे कक्षा में आसानी से उपलब्ध हो जाएं, पहले से उपलब्ध हो जाएं, तो हमें पढ़ाने में, हम शिक्षकों को पढ़ाने में तथा छात्र छात्राओं को पढ़ने में परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए कहा गया है कि कक्षा में सुलभता से उपलब्ध संसाधन होने चाहिए। दूसरा टॉपिक है कि पक्षपात का विरोध। जैसा कि ऊपर भी हमने कहा है, पक्षपात कक्षा में नहीं होना चाहिए। क्यों और कैसे, इस पर ध्यान देते हैं। जो शिक्षक छात्रों का ध्यान रखते हैं और सहारा देते हैं, वह छात्र अपनी कक्षा को पसंद करते हैं। जो शिक्षक छात्रों का ध्यान रखते हैं और सहारा देते हैं, वह छात्र अपनी कक्षा को पसंद करते हैं और अध्ययन में रुचि लेते हैं। अगर शिक्षक अपने सांस्कृतिक सामाजिक पदों का विश्लेषण करें और पक्षपातपूर्ण रवैया को कम करने का प्रयास करें, तो छात्रों को कई तरह की कुंठाओं से बचा जा सकता है। यह पक्षपात का विरोधी जो टॉपिक है, इस पर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें हैं। तीसरा पॉइंट है कि सम्मिलित व्यवस्था, अर्थात सम्मिलित व्यवस्था क्या है? शिक्षकों को कक्षा में एक सम्मिलित वातावरण बनाना चाहिए। शिक्षकों को कक्षा में एक सम्मिलित वातावरण बनाना चाहिए। सम्मिलित वातावरण कैसे बनेगा? जिसमें सभी छात्र भागीदारी कर सके, अर्थात सभी बच्चों को अपनी गतिविधियों में शामिल रखना है, या जिसमें खेल की प्रक्रिया हो, ड्राइंग की प्रक्रिया हो, किसी तरीके का एक्टिविटीज़ हो, या पढ़ाई की भी प्रक्रिया हो। हर एक परिस्थिति में हमें प्रयास रखना है कि सभी छात्र छात्रा जो हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही टॉपिक है उसमें क्या हो, सम्मिलित हों। उनकी प्रतिभा को बढ़ाएं, ना कि उन्हें नीचा दिखाएं। अर्थात यदि किसी बच्चे में कुछ कमी है तो यह नहीं कि उन्हें हम इतना प्रताड़ित करें, उन्हें इतना मानसिक रूप से दबाव दें कि बच्चा अपने आप में इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगे। उससे वह बच्चा क्या होगा कि क्लास के प्रति, कक्षा के प्रति, उस शिक्षक के प्रति गलत भावना पैदा होगी और वह पढ़ाई से तथा उस कक्षा से भागने लगेगा, उस शिक्षक से वह दूर भागने लगेगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि अनुदेशन तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी क्या होती है? तो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने के लिए शिक्षक ऐसी नई शिक्षक तकनीकी सिखाएं जो छात्रों की अधिगम व्यवस्था की आवश्यकता की पूरी करती हो और उनका उपयोग कर सके। अर्थात हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं कक्षा में यदि कुछ नई टेक्निक के द्वारा हम बच्चों को बताते हैं, या नई कुछ विधियों के द्वारा बताते हैं, या नए संसाधन के द्वारा जो कि बच्चों का उत्साह बढ़ा सके, यदि उस तरीके से हम पढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो छात्रों की अधिगम आवश्यकता को पूरी करती हो तो उससे उनका उपयोग करें, जिससे कि उसमें क्या होगा कि बच्चों के अंदर सहयोग की भावना, कक्षा के प्रति आकर्षण की भावना तथा उस शिक्षक के प्रति पॉजिटिव भाव उत्पन्न होता है। ऐसे कौन कौन से ऐसे भाव हैं अनुदेशन तकनीकी में? तो वह है कि सहयोगात्मक अधिगम, मित्र शिक्षक तथा स्वामित्व अधिगम इत्यादि। अर्थात शिक्षक को छात्रों के साथ, छात्रों का छात्रों के साथ सहयोग होना चाहिए। मित्र शिक्षक अर्थात शिक्षक इस प्रकार हों जो कि छात्र छात्राओं के मित्र स्वरूप व्यवहार करें, अर्थात उसकी कमियों के, उसकी आवश्यकताओं को समझें और उसके अनुरूप उन्हें ज्ञान दिया जाए। तथा स्वामित्व अधिगम से अभिप्राय है कि शिक्षक को छात्र छात्रा एक अपने अभिभावक के रूप में अगर मानते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि वह एक स्वामित्व अर्थात अपने आप से उस शिक्षक के प्रति, उस छात्र छात्रा का भाव उत्पन्न होता है कि ये एक हमारे अभिभावक की तरह है जो हमारी सभी परेशानियों का ध्यान रखते हैं। इसलिए कहा गया है कि स्वामित्व अधिगम का व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या है कि अनुदेशन तकनीकी का प्रयोग करके हम अपनी कक्षा को बेहतर बना सकते हैं और एक आदर्श शिक्षक के गुण होंगे। पांचवा कहा गया है कि सामाजिक स्तर का ज्ञान। जब तक शिक्षक को छात्रों को समझ नहीं होगी, जब तक शिक्षक को छात्रों की समझ नहीं होगी, वह यह नहीं जान पाएंगे कि छात्र एक विशिष्ट प्रकार से व्यवहार क्यों करते हैं। अर्थात जब हम पढ़ा रहे हैं तो वैसी स्थिति में हमारा मेहनत, हमारा प्रयास तभी सफल होता है जब शिक्षक छात्रों में उसका सही पॉजिटिव अप्रोच जाता है। अर्थात जब तक कि शिक्षक को छात्रों की समझ नहीं होगी,
अर्थात यह हुआ कि शिक्षकों को अपने छात्रों के व्यवहार को समझना पड़ेगा, उसके अनुरूप ही पढ़ाया जाना चाहिए, तभी जा कर के वह छात्र उनका सही रिस्पॉन्स देगा और वह एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि सहायक माहौल। सहायक कौन होंगे? शिक्षक होंगे। अर्थात अनुसंधान में पाया गया है कि स्नेही, देखभाल युक्त और प्रभावी उपागम के द्वारा शिक्षक बालकों की अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने, एक दूसरे का सहयोग करने, अध्ययन करने, उम्मीदें पूरी करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो वह शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? यह जब गुण होगा अर्थात ऐसा माहौल होगा, सहायक का माहौल होगा, तो निश्चित रूप से जो हमारी क्लास की जो एनवायरनमेंट है वह अच्छी होगी। तो वह कैसे होगा उस पर एक बार फिर से मैं ध्यान देता हूँ। अनुसंधान में पाया गया है, यानी कि यह शोध में पाया गया है कि स्नेही अर्थात शिक्षक को अपने छात्रों के प्रति स्नेह रखना, देखभाल युक्त एवं प्रभावी उपागम के द्वारा शिक्षक बालकों के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने, एक दूसरे के सहयोग करने, अध्ययन करने, उम्मीदें पूरी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि वह है कौन सा पॉइंट? वह है कि स्वीकृति और सहन शक्ति। स्वीकृति और सहन शक्ति से अभिप्राय है कि कक्षा में सकारात्मक अधिगम वातावरण निर्मित करना शिक्षक की आपसी आदर और समझ स्थापित करने की क्षमता पर निर्भर करेगा। एक दूसरे की प्रशंसा करना और दूसरों के प्रति सहनशीलता की भावना रखना एक स्वस्थ और रचनात्मक कक्षा वातावरण के निर्माण में बहुत सहायक होता है। और हमारा आज का आखिरी टॉपिक है वह यह है कि सामाजिक बंधन। सामाजिक बंधन क्या है? एक अनुकूल कक्षा वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। सक्रिय, प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक संबंध। कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि हर बालक को उसमें सुरक्षित, सम्मानित, स्वतंत्र और अपने आप को कक्षा का एक अंग माने, तभी जाकर के समाज में अच्छा संबंध स्थापित हो सकेगा। एक कक्षा का अनुकूल सकारात्मक माहौल तभी बन सकता है जब छात्रों का सम्मान शिक्षक करे, छात्रों की कमजोरियों अथवा ताकतों को पहचाने और अधिगम अनुभव की उसके अनुसार व्यवस्था करे। तो छात्रों का दिल जीतने वाले शिक्षक को कक्षा में एक अनुकूल अधिगम वातावरण निर्मित करने में सहायता मिलेगी। तो चलिए, जो आप सभी श्रोता और छात्र छात्रा हमारी इस बात को सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह टॉपिक आपको बहुत ही उपयोगी, कारगर साबित सिद्ध होगा। आप यदि कंपटीशन की दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड डीएलएड के छात्र छात्रा हैं, तो सभी में यह टॉपिक पढ़ना और सबके लिए यह उपयोगी है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही साथ आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ें। फिर अगली एक वीडियो में हमारी आपकी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।